द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पिक्चर से स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर, बट इसके पहले की भी स्टोरी काफी कुछ है, क्योंकि 1789 में होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें मोनार्की से पावर छीन के चली आती है फ्रेंच सिटीजन्स के पास, यानी कि लोगों के पास। बट लोगों के पास पावर है लेकिन एकता नहीं है, यूनिटी 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 नहीं लोगों में, और उस यूनिटी को लाने के लिए लाना पड़ेगा नेशनलिज्म। तो कैसे आया पूरे यूरोप में नेशनलिज्म, यही पढ़ना है इस चैप्टर में, और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। एनसीईआरटी की एक इमेज देखेंगे, एक एक बॉक्स देखेंगे, सारे पॉइंट्स देखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल मूवी की तरह, एनिमेटेड वीडियो है, पूरी मूवी की तरह इसको देखना है। वन शॉट में पूरा चैप्टर स्वाहा करने वाले हैं, और चैप्टर स्वाहा करने के बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पे, जहां तुम्हें मिल जाएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी। पॉपकॉर्न ऑर्डर कर लो और चिंता मत करो उस इमेज की, क्योंकि टॉपिक वाइज चलेंगे, और फिफ्थ टॉपिक में विजुअलाइजेशन में ही हम डिस्कस कर लेंगे वो इमेज के बारे में। पहला टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब नेशन का आइडिया कहाँ से आ रहा था? तो नेशन के आइडिया के लिए चाहिए नेशनलिज्म की फीलिंग। तो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है यूरोप के लोगों में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो हुआ था 1789 में। अब वहाँ पर जो रिवॉल्यूशन कहीं पर भी हो, उसके कुछ हीरोज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। तो जो फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेके आए थे, वो लोगों ने कुछ कुछ तरीके लाए, कुछ कुछ जुगाड़ लगाया, जिससे लोगों में यूनिटी आ सके, नेशनलिज्म की फीलिंग आ सके, अपनी कंट्री से वो लोग प्यार कर सकें। एक कंट्री से प्यार करेंगे तो लोगों की एक थिंकिंग होगी और लोग यूनाइट हो पाएंगे। उसके लिए कुछ कुछ तरीके अपनाए गए, जिसको याद करने के लिए है मिमोनिक फैक्टिल, FECTIL। एफ से है फ्लैग, सबसे पहले एक फ्लैग चाहिए होगा कि सब लोग एक विजुअलाइज कर पाए अपने अंदर। तो एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया जो 3 कलर का बना था। तो द न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पुराने फ्लैग को हटा के नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। फिर फैक्टिल में अगला टर्म ई से है स्टेट जनरल। इससे क्या याद करना है? द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो अब रूल आ गया था किसका? लोगों का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो अब लोगों का रूल चलेगा, तो वहाँ पर एक असेंबली चाहिए, जिसका नाम क्या रखा गया था? नेशनल असेंबली। और स्टेट जनरल को किसने इलेक्ट किया था? एक्टिव सिटीजन्स ने। एक्टिव सिटीजन्स की एक डेफिनेशन थी फ्रांस में, जो ये नीचे है। नेक्स्ट सी से है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया था, जिससे कॉमन लॉज बनते थे सबके लिए। उसके पहले जब ये पावर सिटीजन्स को नहीं मिली थी, लोगों के पास कंट्रोल नहीं था, तब जो मोनार्की यानी कि जो राजा महाराजा रूल बनाते थे, वो अलग अलग था कि अमीर लोगों के अलग रूल, गरीब लोगों के अलग रूल। बट अब एक रूल से पूरी कंट्री को चलाना था, उसके लिए क्या लाया गया? अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट है टी से याद रखो दी आइडियाज। आइडियाज किसके? देखो, 2 आइडिया लाया गया था यार, 2 टर्म से, ला पैट्री एंड ले सिटोयन। इसको याद कैसे रखना है? ला पैट्री का मतलब होता है दी फादरलैंड। जैसे हम इंडियंस एक दूसरे को यूनाइट कैसे करते हैं? भारत माता बोलते हैं, तो दी मदरलैंड कहलाएगा। वहां पर लोगों ने क्या बोला? दी फादरलैंड, कि ये हमारा एक जो लैंड है, ये एक फादरलैंड, जिसे सब लोग यूनाइट तरीके से, एक तरीके से देख पाए कि हाँ ये हम सबका लैंड है और हम इसके सिटीजन है। ले सिटोयन वो फ्रेंच टर्म है। तो दी फादरलैंड ले सिटोयन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। यूनाइटेड कम्युनिटी के लिए इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हम, उसके अंदर हम एक इक्वल राइट्स से बना हुआ सिस्टम एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट हम क्या था फैक्टिल में? FECTI। आई से है हमारा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। ये क्या होता है? देखो यार, क्या होता था पहले के ज़माने में, बहुत पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी पहले, तो अगर तुम्हें इंटर कंट्रीज ट्रैवल करना है, यूरोप के अंदर कई सारी कंट्रीज थी, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो काफ़ी अलग अलग टैक्स लगते थे। तो वो सब को हटाने के लिए लाया गया था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश। ये चीज़ एबॉलिश कर दिया गया था, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया था कि वेट्स और मीजर का यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। ये नहीं कि एक कंट्री में सेंटीमीटर से नाप रहे हैं तो अगले में इंच से, सबके लिए एक कॉमन सिस्टम लाया गया था। अभी आगे डिटेल में देखेंगे। फैक्टिल में हम आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है एल से है लैंग्वेज। सबको यूनाइट करना है तो सबको एक लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, इसलिए फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो ये थे सारे पॉइंट्स, जिससे, ये थे सारे तरीके, ये 6 तरीके जिससे फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज से, वहाँ के लोग जो रिवॉल्यूशन ला रहे थे, उन्होंने लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की। और जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे, इनका आइडिया अब सिर्फ फ्रेंच तक लिमिटेड नहीं था, यूरोप काफ़ी बड़ा था। तो अब पूरे यूरोप में आइडियाज़ फैलाने के लिए क्या सेटअप होने लग गए थे? जैकबिन क्लब्स। ये पार्टी वाले क्लब्स नहीं हैं, ये रिवॉल्यूशन लाने वाले लोगों के ग्रुप्स थे, जिनको बोला गया था द जैकबिन क्लब्स।
जिनकी हेल्प से जो फ्रेंच आर्मीज थी वो कहाँ कहाँ मूव कर गई, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में भी, मतलब कि कई कई जगह पर फैल गई। बट ये सब बस चलता रहा 1790 से 1799 तक। क्यों? क्योंकि 1799 से डेमोक्रेसी बिल्कुल मर चुकी थी, क्योंकि एंट्री होती है एक नए हीरो की जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। बट जब सब कुछ सही चल रहा था तो लोगों ने इस हीरो की एंट्री को एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि वहां पे तो लोगों का रूल चल रहा था। देखो, लोगों का रूल चल रहा था, बट कुछ कुछ सेक्शन तो डिवाइडेड ही थे। एरिस्टोक्रेसी, कुछ अमीर लोग अमीर थे, अभी गरीब लोग गरीब ही थे। कुछ कुछ रूल्स आए थे। बट जो नेपोलियन आया जब, तो उसने अपने रूल्स में, सेट ऑफ रूल्स में, वो कुछ रूल्स वहां पर इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम था क्या? कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इसमें कई सारी अच्छी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों ने एक्सेप्ट की नेपोलियन की बातें, और कुछ डीमेरिट्स भी थे। आओ पहले देखते हैं मेरिट्स की, इसमें अच्छाई क्या थी जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब सब लोगों को बराबर माना जाएगा, जितने भी प्रिविलेजेस थे। प्रिविलेज का मतलब जो पहले से काफी ज्यादा फायदा मिला होता है लोगों को बर्थ राइट्स पे। बर्थ राइट्स पे कि अगर राजा का बेटा है राजा तो वो भी अमीर होगा, उसको कुछ कुछ एडवांटेजेस मिलेंगी हर जगह पे। वो सब कुछ नेपोलियन ने आके हटा दिया और ला दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको लॉ में इक्वल माना जाएगा, चाहे वो अमीर हो, एरिस्टोक्रेट्स हो, या फिर चाहे वो गरीब हो, पीसेंट्स हो, फार्मर्स हो। अब आए ना लाइन पे। नेक्स्ट, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या थे? जो बताया मैंने कि कहीं कहीं पर जाओ तो वहां पर कुछ अलग रूल कहीं चल रहा है, कहीं अलग रूल चल रहा है, कहीं अलग रूल। बट नेपोलियन ने जब इक्वालिटी बिफोर लॉ लाई तो सबके लिए एक रूल हो गया और ये सारे डिविजन्स हटा दिए गए। और फ्यूडल सिस्टम भी अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या है? वही चीज़ कि जब कोई बड़े लोग होते हैं सोसाइटी के, जो अमीर लोग होते हैं, वो सोसाइटी पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस पाते हैं, काफ़ी उनके जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो उनके हिसाब से बनते हैं। ये सब कुछ हटा दिया गया था। अब जो बनेगा नेपोलियन के हिसाब से बनेगा। नेक्स्ट, फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्फडम लेबर। अब इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। कि जो बंधुआ मजदूरी होती है, यानी कि सिर्फ मजदूरी ना करवाओ, उनको बंदी बना लो, उनको कैद में ले लो, वो सब चीज़ बंद करवा दी नेपोलियन भाई ने। अरे और भी अच्छी चीजें हुई यार। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर दिया गया, लोग अच्छे से आ जा रहे थे। और उसके लिए क्या किया गया होगा? शिप्स लाई होंगी, इंट्रोड्यूस की गई होंगी। वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन थी कि ये सिर्फ यहाँ तक चलेगी, ये सिर्फ वहाँ तक, ये सब कुछ हटाया गया होगा। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इस तरह से बढ़ा, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन दो प्लेस में ऑफकोर्स अच्छा होगा। और जितने भी पेशेंट्स हो, या जो आर्टिस्ट हो, या फिर बिजनेसमैन हो, सबको एक फ्रीडम मिलने लग गई, क्योंकि वो कहीं आ जा पा रहे थे, अच्छी कम्युनिकेशन थी, ट्रांसपोर्ट था, और सबको लॉ के पहले इक्वल ट्रीट किया जा रहा था। सबके लिए एक लॉ बनाया गया था। यहाँ तक कि सब कुछ अच्छे से मूवमेंट हो, उसके लिए एक कॉमन नेशनल करेंसी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, कि लोग अच्छे से अपना पैसा इधर से उधर ले जा सकें, एक रीजन से दूसरे रीजन में, और अपने गुड्स भी खरीद सकें और बेच सकें। तो इसके पॉइंट्स तुम लिख सकते हो मेरिट्स में। अब बट कहीं भी अच्छाई होती है तो यार कुछ कुछ उन चीज़ों में बुराई भी होती है। क्या होती है? डीमेरिट्स। उसको याद कर लो। सबसे पहला, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे यार, दबा के लोगों को अब टैक्स देना पड़ रहा था। कहीं भी कोई चीज़ अच्छी इंट्रोड्यूस होती है तो पैसा लगता है, उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, इसलिए टैक्स बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, सेंसरशिप वर इम्पोज्ड। सेंसरशिप लगा दी गई थी। इसका मतलब क्या है? तुम सब ने बॉलीवुड का सेंसर बोर्ड पढ़ा होगा, जहाँ पर कुछ मूवीज़ को अडल्ट मूवीज़ बोल देते हैं, कुछ मूवीज़ से वो सीन्स हटवा देते हैं। तो सेंसरशिप का मतलब होता है काट देना, यानी कि अलाउ ना करना। तो क्या अलाउ नहीं किया गया? नेपोलियन के खिलाफ अगर कोई लिखता था, कोई भी न्यूज़पेपर या कुछ भी, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। सेंसरशिप लगा दिया गया था। और फोर्स कंस्क्रिप्शन चालू हो गया था आर्मीज में, यानी कि लोगों को जबरदस्ती उठाकर, ये नहीं कि आर्मी ज्वाइन करनी है, इस तरह नहीं, जबरदस्ती उठाकर उनको आर्मी में ज्वाइन किया जा रहा था। क्योंकि अभी तो नेपोलियन का राज ये सब चल रहा था सिर्फ फ्रेंच में। उसका प्लान था एक्सपेंड करने का हर लीडर की तरह, ऑफ कोर्स। तो वो चाहता था कि पूरे यूरोप में उसका राज हो, इसलिए जबरदस्ती उठा उठाकर लोगों को आर्मी ज्वाइन करता था कि एक लंबी, एक बड़ी आर्मी बना सके वो। तो ये सारे थे डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस। देखो, कई चीज़ अच्छी तो थी, इक्वालिटी मिल गई थी, सब कुछ था, बट कुछ कुछ फ्रीडम नहीं थी, जैसे टैक्सेशन थे, सेंसरशिप थी, फोर्स कंस्क्रिप्शन हो रहा था फ्रेंच आर्मीज में। टॉपिक 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब कैसे यूरोप में फैलाया गया नेशनलिज्म को? तो यार जैसे आज हम देखते हैं कि जर्मनी एक देश है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये सब पहले इतना ज़्यादा यूनाइटेड नहीं था। पहले मैंने बताया जैसे कि अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड था, छोटे छोटे, जैसे कि द हैब्सबर्ग एम्पायर। द हैब्सबर्ग एम्पायर एक एम्पायर था जहाँ जो रूल करता था ऑस्ट्रियन हंगरी पे। अब वो भी जो ऑस्ट्रियन हंगरी एरिया है, उसके अंदर भी कई सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, अलग अलग एरियाज में, जो ऑफकोर्स यूनाइटेड नहीं थे उतने ज़्यादा, क्योंकि सबके अलग अलग लैंग्वेजेस थे, सबके अलग अलग तरीके का कल्चर था। अब कैसे इन सबको
यूनाइट किया गया, कैसे नेशनलिज्म इन लोगों के अंदर लाया गया, यही हम देखेंगे। इसके पहले देखना चाहिए कि पूरे यूरोप में किस किस टाइप के लोग रह रहे थे, क्योंकि अलग अलग लोग थे, तो उसके लिए कुछ कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी क्या थी? पहली कैटेगरी थी एरिस्टोक्रेट्स की, द एरिस्टोक्रेसी। ये लोग कौन थे? जो सबसे शाही लोग थे, अमीर लोग, यानी कि राजा की जो फैमिलीज होती थी वो थी एरिस्टोक्रेसी। ये लोग कैसे थे यार? देखो, इनके पास स्टेट्स थे, कंट्री साइड में टाउन हाउसेस थे। स्टेट्स का मतलब लैंड था, वहां पर इनके पास काफी सारी जमीन थी, अमीर थे। दे स्पोक फ्रेंच, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच। और ये सब यूनाइटेड आपस में कैसे थे? क्योंकि ये लोग आपस में अधिकतर शादी कर लेते थे। एक अमीर फैमिली, ऑफ कोर्स एक अमीर फैमिली से ही शादी करेगी जब तक वो एक बॉलीवुड मूवी ना हो जाए, एक अमीर हीरोइन एक गरीब हीरो से शादी करती है। असलियत में ऐसा ऑफ कोर्स ना इंडिया में हो रहा है ना बाहर हो रहा था। वहां पर भी अमीर लोग, द एरिस्टोक्रेसी, वर यूनाइटेड, वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। लोग मैरिज से कनेक्टेड थे, और सारी की सारी जो पॉपुलेशन थी उसमें ये एरिस्टोक्रेसी का एक स्मॉल ग्रुप था। हमेशा ये होता है, इंडिया में भी अमीर लोग कम है, किसी भी कंट्री में अमीर लोग कम होते हैं, गरीब लोग की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है। और यूरोप के गरीबों की क्या क्लास थी? जैसे अमीर लोगों का था एरिस्टोक्रेसी, वैसे ये लोग को बोला जाता था दी पीसेंट्री। तो ये लोग की क्या क्वालिटी यार? देखो, ये लोग सबसे पहले तो पीसेंट से ही समझ सकते हो कि पीसेंट्स थे, गरीब किसान थे जो दूसरों के, एरिस्टोक्रेट्स के ही खेतों पर खेती करते थे, फार्मिंग करते थे। दूसरे कुछ कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा था, जो स्मॉल ओनर्स थे, जो क्या थे? स्मॉल ओनर्स थे, छोटे छोटे लैंड्स के। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा थे पॉपुलेशन में, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज के तरीके वर्क करेगा इनके लिए आगे। अब जो कई वेस्टर्न पार्ट्स थे ना यूरोप के, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन दबा के हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा था, मार्केट का सेटअप हो रहा था। तो वहाँ पर एक नई क्लास आ रही थी, कमर्शियल क्लास या फिर मिडिल क्लास। क्या होती है मिडिल क्लास यार? इसमें सब थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे, वर्कर्स थे, क्लर्क्स थे, सब लोग इसमें थे इंक्लूडेड। और ये आगे जाके एजुकेटेड हुए, जो लिबरल मिडिल क्लास बने, जो लिबरल मिडिल क्लास बने। लिबरल वर्ड का मीनिंग हम आगे देखेंगे। मिडिल क्लास के बारे में इतना ही जान लो कि ये आए किस वजह से थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इनकी एक क्लास का जन्म हुआ, जहाँ पर अलग अलग ग्रुप के लोग थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोफेशंस हो, कोई सा भी प्रोफेशन हो, वो सब आगे चल के एजुकेटेड हुए, जो बने लिबरल मिडिल क्लास, जिनके अंदर यूनिटी आई और एक आइडिया आया कि हम एरिस्टोक्रेट्स को एबॉलिश करेंगे, यानी कि जो अमीर लोग अपना दादागिरी चलाते हैं इनको हटाएंगे। कब आया? जब वो बने लिबरल मिडिल क्लास। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम डिमांड करने वाले। और देखते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब हम सब जानते हैं यार कि देशभक्ति। लिबरल, लिबर का जो मीनिंग है ना, लिबर, इसका मीनिंग होता है फ्री, और लिबरल वो लोग होते हैं जो फ्रीडम डिमांड करते हैं, वो लोग का मतलब होता है लिबरल। और लिबरल नेशनलिज्म का मतलब कि ऐसा नेशनलिज्म, ऐसी देशभक्ति जिसमें सिर्फ देश से प्यार ना हो, बल्कि हम सब फ्रीडम डिमांड करें कि ये एक किसी ग्रुप का दादागिरी नहीं चलेगा, हम सब का देश है तो हम सबको बराबर की फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब लिबरलिज्म का अलग अलग मीनिंग था, अलग अलग तरीके से। जैसे पॉलिटिकली, पॉलिटिक्स में क्या था लिबरलिज्म का मतलब? पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म का मतलब ये था कि अब जो कॉन्सेप्ट रहेगा गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कंसेंट से आएगी, यानी कि लोगों से पूछ के आएगी। लोगों का एक वहाँ पर एक से होना चाहिए। जब तक जनता नहीं कहेगी, किसी को चूज नहीं करेगी, तब तक नई गवर्नमेंट ना आए। और पैसों के मामले में इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था? इकोनॉमिकली लिबरलिज्म, फ्रीडम, लिबरलिज्म का मतलब तुम फ्रीडम समझो। फ्रीडम का मतलब क्या होगा इकोनॉमिकली? कि तुम कहीं भी पैसे से कुछ खरीद पाओ, कुछ बेच पाओ, यही सब। तो वही मतलब था वहाँ पर कि मार्केट की फ्रीडम रहे। कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं स्टेट्स पे कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो ये टैक्स करो, ये करो एंड ऑल, ये सब हटाना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। पैसा इधर से उधर जाए या फिर गुड्स यानी कि सामान इधर से उधर जाए, ये सारे जो रिस्ट्रिक्शन है ये सब हटाया जाना चाहिए। और इसीलिए प्रशियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे 1834 में लाया गया ज़ोलवेरेन। ज़ोलवेरेन क्या था? एक कस्टम यूनियन था, याद रखना, ज़ोलवेरेन वाज अ कस्टम यूनियन, जिसमें एक यूनिटी सेट कर दी गई थी। जैसे पहले यार अगर क्लोथ को मेजर करना है तो एल एक यूनिट था, ELLE, जिसको अलग अलग तरीके से लोग नापते थे अलग अलग जगह पर। जैसे अगर फ्रैंकफर्ट में नापना है तो एक LA का मतलब होगा 54.7 सेंटीमीटर, बट वहीं अगर न्यूरेमबर्ग में चले जाओगे तो वो 65.6 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस तरह से तो अच्छा गुड्स ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। यहाँ से इतना लेके जाओगे, वहाँ पर अलग मीजर की वजह से तुम्हारा ज़्यादा खर्च हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। ओ चूना लगा दिया। इसलिए एक यूनिटी सेट करनी चाहिए थी। इसके लिए वहाँ जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उसको हटा दिया गया।
यूनियन abolished tariff barriers. Next point, they reduced the number of currencies from 30 से भी ज़्यादा करेंसीज पहले फॉलो होती थी पूरे यूरोप में, उसको 2 पे ले आए, सिर्फ 2 अब फॉलो की जाएगी। और एक अच्छा नेटवर्क ऑफ रेलवे बनाया गया फर्दर कि अच्छे तरीके से मोबिलिटी हो सके, ज़्यादा लोग इधर से उधर जा सकें। और इतनी देर से हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं तो तुम्हें ये चीज़ क्यों नहीं याद आ रही कि हमारा हीरो कहाँ गया? नेपोलियन जो आया था यार 1797 में आया था, वो अब गया कहाँ? अब आ चुका था टाइम 1814 में। 1814 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। कौन हराता है? हराने वाले का नाम तुम सुने हुए हो, बी प्राक। हैं जी? हाँ, बी प्राक हराता है नेपोलियन को। कैसे? अरे बी प्राक एक एक्रोनिम है, याद करने का तरीका है। BPRAK। कैसे? बी से ब्रिटेन, पी से प्रसिया, आर से रसिया, ए से ऑस्ट्रिया, कैसे? किल्ड। तो बी प्रा याद रखना, बी प्रा। ब्रिटेन, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, कैसे? किल्ड। ये सब मिलके मार देते हैं किसको? नेपोलियन को इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। और मारने के बाद अब जब कोई चीज़ को तुम जीत जाओगे, क्यों मारे? क्या जीतने के लिए? वो एरिया पूरा का पूरा। तो एरिया पूरा का पूरा जीतने के बाद बैठते हैं मिलके यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए, और उस बैठक को नाम देते हैं, उस मीटिंग को नाम देते हैं क्या? ट्रीटी ऑफ वीना। याद रखना, ट्रीटी ऑफ वीना जो हुआ था 1815 में, और इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। अब ये जो ऑस्ट्रियन चांसलर है ना, इसको याद कर लो, CDM से चांसलर, डी से ड्यूक मेटरनिच। चांसलर ड्यूक मेटरनिच जो थे, ये एक स्टेटमेंट जो आगे बोलते हैं जो काफ़ी फेमस है। अभी हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वीना में जो 1815 में हुआ, ये सेटलमेंट, ये समझौता, इसमें हुआ क्या था? कंट्रीज जीत चुकी थी। कौन कौन सी कंट्रीज? बी प्राक, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, कैसे? किल्ड। ये लोग जीत तो चुके हैं, अब ये लोग बांटेंगे कैसे? तो इन्होंने कैसे बांटा कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने जीतने के बाद? सबसे पहला काम, जो बोर्बन डायनेस्टी थी, जो तुमने क्लास 9 में पढ़ा था, जो भूल गए होगे, बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो अब उसको वापस पावर में लाया गया, बोर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया। देखो, ध्यान रखो कि ये जो लोग जीते हैं, ये सब कंजर्वेटिव माइंड के थे, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते थे। कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म एक बिलीव है। देखो, हम बोलते हैं ना यार कि राजू की फैमिली वाले बड़े कंजर्वेटिव हैं, या सौम्या की फैमिली वाले बड़े कंजर्वेटिव हैं, यानी कि वो लोग क्या हैं? बहुत पुरानी सोच के हैं। तो पुरानी सोच के जो लोग होते हैं, वो अपने ही तरीके को, अपने पुराने तरीके को सही मानते हैं, और चेंज में बिलीव नहीं रखते हैं, क्विक चेंज में, कि जल्दी से बदलाव में बिलीव नहीं रखते हैं, बल्कि एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने पहला चेंज क्या किया? भाई अपनी पुरानी डायनेस्टी को वापस ले आए। दी बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर, उसको वापस ले आते हैं। और क्या करते हैं कि फ्रांस के आसपास जो भी एरियाज थे ना, वहाँ पर बाउंड्री सेट कर दी गई, कि वहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्टेट्स लगा दिए गए थे कि एक बाउंड्री बन जाए कि आगे फ्रेंच एक्सपेंशन ना हो पाए फ्यूचर में। देखो, जो फ्रांस का एरिया था उसकी बाउंड्री पे स्टेट्स इन्होंने लगा दिया अपने खुद के, कि अब आगे कभी फ्रांस एक्सपैंड ना कर पाए, क्योंकि वहाँ इनके स्टेट रहेंगे तो वो एरिया बड़ा ना हो पाए। और अगला, जो भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर आती थी वो सब अब बांटा जाएगा। तो कैसे बांटा गया, क्या क्या मिला किसको, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ कुछ मेमोनिक्स से। PWD प्रसिया वेस्टर्न डील, वेस्टर्न पार्ट प्रसिया को मिल गया। IAS इटली ऑस्ट्रिया सलामत समझौता, कुछ भी लोड लो, इटली ऑस्ट्रिया समझौता, कि ऑस्ट्रिया को क्या मिल गया था? इटली। नेक्स्ट RAP रैप रसिया एनेक्स्ड पोलैंड, कि पोलैंड पे किसका कब्जा था? अब रसिया का। और अगला PPS प्रसिया पोर्सन सैक्सनी, अब जो सैक्सनी था ना, ये एरिया किसको मिल गया? प्रसिया को। तो ये था कुछ याद करने का तरीका, PWD, IAS, RAP और PPS, बट इसको याद करने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। और नेक्स्ट अगली चीज़ की, ये लोग भी सेंसरशिप पर बिलीव करते थे। जितने भी कंजर्वेटिव्स थे सेंसरशिप पर बिलीव करते थे, कि अगर कोई भी इनके खिलाफ उल्टा सीधा लिखता था तो अगले दिन उसका सफाया हो जाता था। ये इस कैरिकेचर में, यानी कि कार्टून में भी तुम्हें दिख रहा है, सब लोग अपना मुंह बांध कर बैठे हुए हैं, लेकिन तुम्हें दिमाग खोल के बैठना है। क्या हुआ था सबसे पहले यार? देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब पावर आ गई लोगों के पास, बट लोग जैकबिन क्लब्स वगैरह फैल रहे थे, फिर आ गया नेपोलियन अचानक से। लेकिन जब नेपोलियन को हरा दिया किसने? बी प्राक ने। बी प्राक का मतलब तुम जानते हो। तो उसके बाद, हराने के बाद कौन थे ये लोग? बी प्राक कंजर्वेटिव्स थे। अब कंजर्वेटिव्स के भी तो खिलाफ कोई आएगा यार, हीरो है तो विलन है, विलन है तो हीरो है, यही हिस्ट्री है। तो इनके खिलाफ आते हैं कुछ रिवॉल्यूशनरीज, जिसमें से सबसे फेमस आदमी का नाम है ग्युसेप्पे मजिन्नी। ऐसा मैं क्यों प्रोनाउंस कर रहा हूँ? ज़्यादा इंग्लिश के देवता मत बनना, वही प्रोनाउंस करो जो तुम्हें स्पेलिंग लिखनी है।
क्या पढ़ोगे? गिउसेप्पे मजीनी, जानबूझ के कि स्पेलिंग याद रहे, GIUSEPPE मजीनी, ये इटली के थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। अब इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है, जिसको याद करने के लिए हमें देखना होगा जिस्म नहीं, जिस्म एक निमोनिक है यार, GESMM। क्या करना है? जी से क्या, इनके बारे में पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी से है कि इनका जन्म हुआ था गिनोआ में, कहाँ? बॉर्न इन गिनोआ इन 1807। नेक्स्ट ई, जिसमें में GESMM में ई से मतलब है एग्जाइल, एग्जाइल यानी कि देश निकाला, देश से ही निकाल दिया जाना। इन्होंने ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन कर दिया था लिगुरिया में 24 की एज में, 24 की एज में, कि इनको एग्जाइल कर दिया गया, कि इनको देश से ही निकाल दिया गया था। GE। अगला एस, यानी कि सोसाइटीज, इन्होंने कुछ सोसाइटीज फॉर्म की थी, बनाई थी सोसाइटीज, यानी कि कुछ ग्रुप्स बनाए थे। पहला क्या था? यंग इटली इन मार्सेलेस, और दूसरा यंग यूरोप इन बर्ने। 2 सोसाइटीज इन्होंने फॉर्म की थी। और अगला GESMM, तो पहले एम से है यार, मतलब मोनार्की की जो मजीनी था ना, ये मोनार्की को बिल्कुल अपोज करता था, इसके लिए मोनार्की बिल्कुल भी सही नहीं था। और इसका विजन कैसा था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स था। और लास्ट एम का मतलब है मेटरनिच, वही कौन? ऑस्ट्रियन चांसलर, CDM से याद कराया था, चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो मेटरनिच ने इनके बारे में एक बात बोली थी कि एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिच कौन था? वो कंजर्वेटिव था। तो उसने बताया कि हम कंजर्वेटिव के ऑर्डर का सबसे बड़ा कोई एनिमी हो सकता है तो यही है, कौन? गिuseppe मजीनी, जिसका भरोसा था, जिसका बिलीव था कि मैं इटली को आगे चल के आज़ाद करवाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848। बिल्कुल आराम से देखेंगे, बट उसके पहले देख लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। सबसे पहला यही कि क्या क्या मीजर्स यूज किए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए फ्रांस में। तो याद कराया था फैक्टिल से, FECTIL से, ले पैट्री वाला आइडिया, फ्लैग वाला आइडिया, लैंग्वेज वाला आइडिया, वो सब तुम्हें इसमें लिखना है। नेक्स्ट कि नेपोलियन जब आता है तो उसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, वो भी बताया था कि कुछ कुछ मेरिट्स थे, बस कुछ कुछ डीमेरिट्स थे, जैसे कि टैक्स ज़्यादा लगता था, सेंसरशिप थी, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में धकेला जा रहा था। और अगला कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरल नेशनलिज्म में बताया था कि लिबरल की मतलब होती है, मतलब मीनिंग फ्रीडम, और लिबरल नेशनलिज्म का अलग अलग मतलब था। कि पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये था कि वहाँ पर लोगों को यूनिटी मिलनी चाहिए लॉ के बिफोर, और कैसी गवर्नमेंट बननी चाहिए लोगों से पूछ के। और इकोनॉमिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ये था कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे गुड्स और कैपिटल पे। और एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़ोलवेरेन क्या था, कब फॉर्म हुआ और क्या चेंजेस आ गए उसके बाद। 1834 में फॉर्म हुआ, प्रशिया का इनिशिएशन था, पर्शिया ने किया था, लोगों ने ज्वाइन किया। क्या हुआ? करेंसी कम कर दी गई थी और सारे के सारे जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो कंजर्वेटिव्स आए थे वो कौन कौन थे, किसने किसने हराया था हमारे नेपोलियन भाई को? तो बी प्राक ने हराया था यार। बी प्राक का मतलब तुम्हें पता वैसे ही है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मजिन्नी कौन था, इसके बारे में पॉइंट्स लिखो। तो अभी बताया जिस्म, GESMM, जिसका मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया था। तो बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। ये पूरे टाइम पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशंस बोला जाता है क्योंकि इसमें काफी सारे रिवॉल्यूशन हुए। ये रिवॉल्यूशन ला कौन रहा था? ये रिवॉल्यूशन ला रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसमें काफी सारे लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे जो मिडिल क्लास थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास बना था। ये काफी सारे लोग थे और ये लिबरल नेशनलिस्ट थे। लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब होता है कि जो लोग लिबरल यानी कि फ्रीडम डिमांड कर रहे थे। ये लोग का पहला हमला कहाँ पे होता है, पहला बवाल कहाँ पे होता है, ये सब कुछ देखेंगे हम। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन जो बोली थी CDM ने, चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने बोली क्या कि व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा का पूरा यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इसका मतलब कि अगर फ्रांस में कुछ होगा, कोई भी लड़ाई अगर फ्रांस में होगी तो उसका पूरा असर कहाँ कहाँ दिखेगा? पूरे के पूरे यूरोप में दिखेगा। यही होता है। पहला जो बवाल होता है वो होता है फ्रांस में जुलाई 1830 में। क्या होता है? जो बॉर्बन डायनेस्टी थी ना, वो वापस ला दी गई थी हमारे बी प्राक के द्वारा। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो लोग ने वापस ला दिया था। किसको? नेपोलियन को हराकर बॉर्बन डायनेस्टी को वापस ला दिया था रूल में। बट जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे वो लोगों ने हटा दिया, मार गिराया किसको? बॉर्बन डायनेस्टी को, और ले आते हैं वापस किसको? खुद के रूल को। खुद काफी लोग थे ये लोग, तो क्या खुद अब मिडिल क्लास रूल करेगा? नहीं, वो लोग लाते हैं फिर से मोनार्की पे विश्वास दिखाते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे जिसको हर कोई फॉलो करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यानी कि मोनार्की है, राजा का रूल। तो राजा किसको बनाया गया वहां पे?
लुइस फिलिप को। अब ये होने के बाद अगला इवेंट कौन सा होता है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एमसीक्यू बनता है कि ऐसा कौन सा इवेंट था जिसने पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग जगा दी थी? तो वो था क्या? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हुआ क्या था यार, देखो ग्रीस जो था ना, ग्रीस ये एक कंट्री है, ये पार्ट था ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, तो वो लोग रूल कर रहे थे, ओटोमन वाले एम्पायर रूल कर रहे थे किस पे? ग्रीस पे। तो ग्रीस के लोगों में भी नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। पता है ना कि जब फ्रांस में कुछ होगा तो पूरे यूरोप में असर दिखेगा, तो यहाँ पर भी असर फैलता है। ग्रीक्स जो लोग हैं, ग्रीस के लोग, वो लोग में असर आता है नेशनलिज्म का। वो लोग को भी चाहिए अब इंडिपेंडेंस, तो वो लोग अपनी वॉर बिगिन कर देते हैं। कहाँ? 1821 में। तो जो ग्रीस के नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिलता है काफ़ी सारे लोगों से, जो अदर लोग जिनको देश निकाला दे दिया गया था, यानी कि एग्जाइल में थे, वो लोग सपोर्ट करते हैं। वेस्ट यूरोप से भी सिंपैथी मिलती है, और पोएट, आर्टिस्ट, ये सब आकर फैला देते हैं कि सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं कि ये मुस्लिम एम्पायर को हटाओ, हमें खुद इंडिपेंडेंस चाहिए। जिसमें काफ़ी फेमस थे इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, जो फंड्स जमा करते हैं और फाइट में भी जाते हैं, बट बाद में बुखार से वो मर जाते हैं, डाइड फॉर फीवर इन 1824। और ये सब लड़ाई झगड़ा होते हुए ग्रीस में आता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या है इसका मतलब? स्पेलिंग याद कर लो, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो 1832 में आता है, जिसमें अब ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है कि अब ओटोमन का रूल खत्म। क्या होता है यार, फिर से रिवाइज कर लो। देखो, जब भी कुछ होगा फ्रांस में, पूरे यूरोप में असर दिखेगा। तो यूरोप में कौन था? ग्रीक्स लोग थे, तो वहाँ पर ओटोमन का रूल था, बट इनको भी अब चाहिए आज़ादी। तो आज़ादी के लिए इनका सपोर्ट काफ़ी लोग करते हैं, कई पोएट्स भी सपोर्ट करते हैं। लॉर्ड बायरन की डेथ भी हो जाती है बुखार से। फाइनली ये सब होने के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एक मार्क का कि व्हाट वाज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि कहाँ पर बर्थ हुआ था यूरोपियन सिविलाइजेशन का? तो वो था ग्रीस। ग्रीस वाज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये जो अभी तुमने नई चीज सुनी कि पोएट्स का रोल था, पोएट्स का क्या रोल आ गया, यही चीज देखते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक वर्ड सुनते ही जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो यहाँ पर मतलब नहीं है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लो रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर थी, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। कि देशभक्ति जगाने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, जैसे कि कहीं पर ओपेरा चल रहा है, म्यूजिक्स हो रहे हैं, कहीं पर लोग अपना कुछ बना रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स। तो ये सब काफ़ी चीज़ थी। और इसमें फेमस कौन कौन से आर्टिस्ट थे? पहला जोहन गॉटफ्राइड, जिनके काफ़ी सारे पोएट्री, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स थे। एक फेमस चीज़ थी कॉमन पीपल, इन्होंने कॉमन पीपल को टर्म दिया दास फोक। और उधर पोलैंड में थे कारोल कुरपिंस्की, जो अपना ओपेराज और अपने म्यूजिक से रोमांटिसिज्म फैलाते थे, यानी कि नेशनलिस्ट फीलिंग। तो ये हमने कवर किया वो पॉइंट कि कहाँ से पोएट्स का रोल आ गया था, ऐसे लोगों का रोल कहाँ से आ गया रिवॉल्यूशन में। तो रिवॉल्यूशनरी का जो पीरियड था, रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था 1830 से 1848, पहला हमने जुलाई रिवॉल्यूशन देखा, फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा, कैसे ग्रीस आज़ाद हो जाता है ओटोमन एम्पायर से। अब अगला है हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा गरीबी आ जाती है यूरोप में, जिसकी वजह से काफ़ी बवाल होता है। देखो 1830s में एक इकोनॉमिक हार्डशिप आती है यूरोप में। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गरीबी आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा गरीबी क्यों आती है? अब क्योंकि एक इनॉर्मस इंक्रीज देखने को मिलता है। ये सब टर्म मैं एनसीईआरटी के यूज़ कर रहा हूँ कि तुम जब अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो तुम्हें ऐसा ना लगे कि कुछ अलग ही भाषा में कुछ लिखा है। तो इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। पूरे यूरोप में यार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब पॉपुलेशन बढ़ती है, उसके वजह से क्या होता है, जितनी जॉब्स है, जितनी जॉब्स अवेलेबल है, यानी कि जितनी एम्प्लॉयमेंट दे सकती है गवर्नमेंट या लोग, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लोग कहाँ से आते हैं? जो हर जगह हो रहा है, आज भी हो रहा है, अपने कंट्री में भी हो रहा है। लोग गांव-गांव से आते हैं शहर, कि हम जा रहे हैं कोलकाता, बम्बई नौकरी करने। तो वही कि पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड, मूव्ड टू द सिटीज़। सिटीज़ में जाते हैं क्या करने के लिए? अपनी नौकरी ढूंढने के लिए। बट अब जहाँ जहाँ से लोग आ रहे थे, एक तो पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ी है, लोग आ भी रहे हैं माइग्रेशन करके, तो एक जो एरिया था, जो मेन एरिया था इकोनॉमिक, वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग भर जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप देखने को मिलती है। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पर, जैसे कि जो काफ़ी छोटे लोग होते हैं, जो खुद की दुकान चलाते हैं, उन लोगों को काफ़ी तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। किसके वजह से? जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे
इंग्लैंड से यार मशीन मेड गुड्स आने लग गए थे, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो इतनी स्पीड पे तो बना नहीं पाएंगे और इतना सस्ता भी नहीं पाएंगे जितना मशीन मेड गुड्स सस्ते हो गए थे, जिसके वजह से यार सिलेशिया के व्यूअर्स में भी एक बवाल छेड़ दिया था। वो हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये था कि उसी साल बैड हार्वेस्ट हुई थी, यानी कि खेती अच्छी नहीं हुई थी, जिसके वजह से पूरा का पूरा फूड प्राइस हर जगह पर बढ़ गया था और वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म फेस करना पड़ा। पॉपुलिज्म का मतलब स्टेट ऑफ पुअर्टी, पूरे देश में पुअर्टी फैल गई थी। तो क्या क्या पॉइंट्स था यार, देखो पॉइंट कुछ इस तरह है। सबसे पहला है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं थी, ऊपर से माइग्रेशन होने लग गई। जब अनएम्प्लॉयमेंट आया तो लोगों जो गांव वाले थे वो सोचे कि चलो हम शहर चलते हैं। जब शहर गए तो इतने ज़्यादा भीड़ हो गई कि वहां पर तो खुद खाने को नहीं था, क्योंकि उसी साल बैड हार्वेस्ट हुई थी, इतनी पॉपुलेशन आ गई थी वहां पर और खाने को कुछ भी नहीं था। और काफ़ी कंपटीशन मिल रहा था वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर, जो लोग अपना पैसा कमा भी पा रहे थे, जो लोग दूसरे को बेचकर वहाँ के लोगों को, वो लोग में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ गया था। किससे? इंग्लैंड के मशीन मेड गुड्स से। तो इन्होंने क्या किया, अब बवाल क्या छेड़ा था, सिलेशिया के वीवर्स ने, वहाँ के वीवर्स यानी कि जो बुनाई करते हैं, वहाँ के लोगों को यार जो कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था और ये सब देता था, वो उनकी पेमेंट घटाता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ऑन 4 जून एट 2 PM, याद रखना कि 4 जून को 2 बजे एक बड़ा सा क्राउड जाता है और वो मार्च करता है कहाँ पे, उस कॉन्ट्रैक्टर के घर तक। और कॉन्ट्रैक्टर के घर पे इतना बड़ा बवाल कर देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को अपनी बीवी, बच्चे, अपनी पूरी फैमिली के साथ भागना पड़ता है वहाँ से। बट फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो वापस आता है 24 घंटे के बाद अपनी आर्मी लेके, और उसमें लड़ाई होती है और 11 वीवर्स को गोली मार दी जाती है। 11 वीवर्स को गोली मार दी जाती है। वापस आते हैं। ये तो बवाल था जो हुआ था किसकी वजह से, सिलेशिया के वीवर्स की वजह से। वापस जो हम हंगर हार्डशिप पे थे, इसमें क्या होता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बवाल मच जाता है, इतनी ज़्यादा फूड नहीं होती, फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, भूखमरी आ जाती है कि फूड शॉर्टेज की वजह से लोग यहाँ पर भी बवाल छेड़ देते हैं पेरिस की रोड पे। और लुइस फिलिप को, जो किंग बने थे, याद करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से मोनार्की चलेगी, उसमें किंग बनाया गया था लुइस फिलिप को। तो लुइस फिलिप को भी देश छोड़ के भागना पड़ जाता है। तो फिर हमारी नेशनल असेंबली जो थी उसने एक रिपब्लिक लाया जिसमें ग्रांटेड सफरेज मिला। सफरेज का मतलब, ये टर्म देखो आ सकते हैं ऐसे 1 मार्कर में, सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स। तो सबको वोटिंग राइट्स दिया गया, एडल्ट मेल्स को, वुमेन को नहीं, सिर्फ मेल्स को। आज भी औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो मेल्स को मिलता है जो भी 21 के ऊपर होते हैं, कि सब वहाँ पर वोट कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास ये राइट था। दूसरा चेंज होता है वो लुइस फिलिप के भागने के बाद कि सबको गारंटीड राइट टू वर्क मिलेगा। और तीसरा चेंज होता है कि नेशनल वर्कशॉप्स लाई जाएंगी जिससे सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जा सके। अब ये रिवॉल्यूशन का पीरियड है, 1848 में लास्ट रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स लोग रिवॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, ये सारे के सारे लोग जो एजुकेटेड मिडिल क्लास वाली जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी, ये सब ने क्या किया था, मोनार्की को बिल्कुल हटाने की ठान ली थी। तो उन्होंने क्या किया, वो लोगों ने बनाया एक ग्रुप था टोटल 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, 831 इलेक्टेड लोगों का ग्रुप बना ऑन 18 मई 1848। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 18 मई 1848 में ग्रुप बनता है जहां पर औरत आदमी सब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के कितने लोग, 1831 इलेक्टेड लोग रहते हैं जो यूनाइट होते हैं और जाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कि ये लो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के जाते हैं जर्मन नेशन के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अब फॉलो करवाओ। और बट वहाँ पर जो वहाँ के किंग थे फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रशिया के किंग, और उन लोगों को भगा दिया जाता है बाद में, किसको बुला के, ट्रूप्स को बुला के, यानी कि आर्मी को बुला के वो लोगों को भगा दिया जाता है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, जो लोगों को भगाया गया था, इस इंसिडेंट में वापस चलते हैं। याद करो मैंने क्या बोला कि 831 इलेक्टेड लोग आए थे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे, सेंट पॉल चर्च में, और सेंट पॉल चर्च में जब वो लोग गए तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करवाइए तो हम आपको राजा बनाएंगे फ्रांस का। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाना होगा। बट वहाँ के राजा, प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म IV ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी थी और बाद में आर्मी बुला के ये लोग को भगा दिया। तो ये सब जो हुआ ना, इसमें वुमेन के साथ क्या हुआ यार, आओ चलो देखते हैं कि वुमेन के साथ क्या क्या हो रहा था। जो वुमेन वहाँ पर गई थी, मैन वुमेन सब गए थे, ये फोटो भी वहाँ पर किसी ने बहुत बढ़िया खींची है। तो इसमें देखना जा सकता है कि यह चर्च कहाँ का,
सेंट पॉल का चर्च है। यहाँ पे तुम्हें वुमेन्स दिखेंगी कहाँ, ऊपर साइड की जो गैलरी है, लेफ्ट गैलरी, वहाँ पर जो वहाँ पर खड़ी मिलेंगी। तो उनको राइट भी नहीं दिया था कि नीचे बैठने का मेंस के साथ। वुमेन के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। बट वो लोग किस तरह से रिवॉल्यूशन में भाग ले रही थी, वो लोगों ने काफ़ी कुछ किया था। पहला पॉइंट, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट ऑफ सेंट पॉल। दूसरा पॉइंट, बट दे डिडंट हैव दैट राइट टू स्पीक, वोट एटसेट्रा। ना उनको कुछ राइट था, ना वो बोल सकती थी, ना वो वोटिंग कर सकती थी, क्योंकि अभी जो वोटिंग का राइट भी आया था वो 21+ होने चाहिए और वो मेल्स होने चाहिए। तीसरा, उन सबको यार विजिटर्स गैलरी में ढकेल दिया गया था ऊपर, जैसा इस इमेज में देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, कि वो लोग आर्टिकल्स लिखती थी न्यूज़पेपर में किसी तरह। पांचवा पॉइंट, वो लोग भी अपने खुद के एसोसिएशन फॉर्म करती थी। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए कि अगर कुछ आता है कि वुमेन के बारे में लिखने को, कि कैसे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई या कैसे उन्होंने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये लिख सकते हो। बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि ये आएगा भी। बट ये टर्म आ सकता है कि व्हाट इज फेमिनिज्म, कि और व्हाट आर यार हु आर फेमिनिस्ट। ये वर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी में। फेमिनिस्ट वो लोग थे जो वुमेन राइट्स के लिए अपनी बोली, अपनी आवाज़ उठाते थे। अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर, कि जेंडर में इक्वल रहना चाहिए हर चीज़ में, पॉलिटिकल रूल्स भी इक्वल मिलने चाहिए और सोशल रूल्स भी इक्वल मिलने चाहिए। ऐसे जो विश्वास रखते थे उनको बोलते थे फेमिनिस्ट, और ऐसे विश्वास को बोलते थे फेमिनिज्म, जो आजकल सब जानते ही हैं। अब हुआ क्या यार फ्रांस में, इतना बवाल जो हम देखते आ रहे हैं शुरू से, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो बवाल हुआ, इसमें किंग विल्हेम फोर ने लोगों को हटा दिया था मार के। बट जान गए थे वो कि लिबरल रिवॉल्यूशनरीज जो हैं ये बार बार कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहेंगे मोनार्की के साथ। मोनार्की है तो भी वहाँ पर, बट वो मोनार्की के साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने उनकी खुशी के लिए 2 चीज़ हटा दी। पहला सर्फडम और दूसरा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी और बॉन्डेड लेबर को हटा दिया गया। और जो हैब्सबर्ग एम्पायर था ना, हैब्सबर्ग एम्पायर उधर साइड ऊपर, वहाँ पर मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की, कि वहाँ के लोगों को थोड़ी ज़्यादा और छूट दे दी कि कुछ और चीज़ें तुम कंट्रोल करोगे, हमारा थोड़ा सा कम टेक रहेगा, हम थोड़ा सा कम बीच में इंटरफेयर करेंगे। तो इससे हो जाती है फ्रांस की स्टोरी क्लोज। फ्रांस की स्टोरी होती खत्म। यहाँ पर क्या हुआ हम सब ने देखा है, कैसे एज ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या रिवॉल्यूशन हुआ। एक बार एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से 1848 का पीरियड है, इसको देख लेते हैं दोबारा। क्या हुआ, सबसे पहला फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में पहला बवाल हुआ जब बोर्बन डायनेस्टी को वापस से हटा दिया गया और लुइस फिलिप को बनाया गया किंग। देन अगला चीज होता है वहां पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ग्रीस ओटोमन एम्पायर से अलग हो जाता है, और उसमें रोल हो रहता है किसका, रोमांटिसिज्म का, नेशनलिज्म का, जिसमें पोएट्स इन्वॉल्व थे। और अगला जो हंगर हार्डशिप वाला बवाल होता है, जहां पर लोगों के पास खाने को नहीं बचा था उस दिन, उस बार बैड हार्वेस्ट भी रहती है, लोग माइग्रेशन करते हैं। वो सारे पॉइंट्स एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में अभी मैंने समझाया, वो सब तुम्हें लिखना होगा। उसके वजह से क्या होता है, लुइस फिलिप जो किंग बने थे उनको भागना पड़ता है, और नेशनल असेंबली आ जाती है जो वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करा देती है सिर्फ मेल्स को। फीमेल्स तब भी परेशान थी। फिर लिबरल रिवॉल्यूशनरीज जो होते हैं वो जाते हैं 18 मई 1848 को कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए और आप इसको फॉलो करवाइए और तब हम आपको किंग बना देंगे फ्रांस का। बट वहाँ के किंग फ्रेडरिक विलहेल्म फोर रिजेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को और ट्रूप्स बुला के उन सबको भगा देते हैं। बट एंड में वो समझ जाते हैं कि इन लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये बवाल करते रहेंगे, इसलिए वहाँ पर सर्फडम लेबर हटा देते हैं, बॉन्डेड लेबर हटा देते हैं और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, हैब्सबर्ग के रूलर्स को, कि उनके कंट्रोल में वो ज़्यादा इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, जिससे फ्रांस वाले हो जाते हैं खुश और फ्रांस की स्टोरी हो जाती है यहाँ पर ख़त्म। बट यूरोप में सिर्फ फ्रांस थोड़े था, यूरोप में जर्मनी, इटली, ये सबको भी देखना है। तो आओ देखते हैं कि यहाँ पर कैसे नेशनलिज्म आया, यहाँ पर लोग कैसे यूनाइट हुए, कैसे नेशन बना। अगली सिर्फ पॉपकॉर्न के पैसे देने हैं यार, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विज़ेस, मेरा मतलब क्विज़ेस फ्री में इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। पहला केस है जर्मनी का, जहाँ पर लोग जो मिडिल क्लास लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग वाले थे, उनमें नेशनलिज्म, देशभक्ति भर भर के थी, और एक चाह थी, एक विश थी कि जर्मन में लोग रूल जो कर रहे हैं वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, हम इलेक्ट करके लोगों को सिलेक्ट करें और वही लोग हम पे रूल करें। बट ये बार बार कुछ लोगों के द्वारा उनकी ये चाह मार दी जाती थी, जैसे कि फोर्सेस मोनार्की की, जैसे उसने आर्मी बुला के भगवा दिया था ना वहाँ से, सेंट पॉल चर्च से, उसी तरीके हर बार आर्मी आ जाती थी, मोनार्की आ जाती थी। और कौन आते थे रोकने उन्हें, लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया, प्रशिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग थे जिनके पास ज़मीनें थी, वो जिनको क्या बोलते हैं,
जंकर्स। ये एमसीक्यू हमेशा आता है कि प्रशिया के लार्ज लैंड ओनर्स का क्या निकनेम था, जंकर्स। देन कैसे यहाँ पर सब कुछ सही होता है, उसके लिए कौन हीरो सामने आता है, हर बार एक हीरो को सामने आना पड़ रहा है। यहाँ पे जर्मनी में हीरो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओट्टो वॉन बिस्मार्क। ओट्टो वॉन बिस्मार्क एक प्लान बनाते हैं, अपनी हेल्प किसकी लेते हैं, हेल्प लेते हैं प्रशियन आर्मी की। वहाँ के जो राजा लोग हैं वो तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो आर्मी की हेल्प लेते हैं और ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सिविल सर्वेंट, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं और आर्मी की हेल्प लेते हैं और युद्ध छेड़ देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। किसके खिलाफ यार, एक 7 साल की लड़ाई लड़ते हैं वो, 7 साल की, और बिल्कुल जी फाड़ देते हैं। जी फाड़ फाड़ याद रखना, FAD। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क से वो लड़ते हैं 7 सालों तक और अंत में प्रशिया जीत जाता है। और इस तरह होता है प्रशिया का यूनिफिकेशन। जब किसी भी देश पे जीत गया तो वो पूरा अपने अंदर ले लेगा, यूनिफिकेशन उसी को बोलते हैं, वो पूरा पॉलिटिकल एरिया उनका हो जाएगा। तो जनवरी 1871 में प्रशियन किंग कौन बनता है वहाँ के किंग बनते हैं किंग विलियम वन। फुल नेम क्या है, केसर विलियम वन। मतलब कि अब प्रशिया में दाने दाने में केसर का दम, केसर विलियम वन का दम। ये कहाँ पे होता है, जैसे कि कहाँ पे ये सेरेमनी होती है, तो ये एक और पिक्चर दी एनसीईआरटी में, ये है हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सलेस, जहाँ पर किंग को क्राउनिंग की जाती है, यानी कि वो किंग का ताज पहनाया जाता है उनके सिर पे, यानी कि घोषित किया जाता है कि आज से ये हैं हमारे राजा। तो जर्मनी अब दिखने लग जाता है ऐसा, यूनाइटेड जर्मनी। ये देखो पूरी जो ये पर्पल लाइन है ये सब आ जाता है जर्मनी के अंदर, प्रशिया जिसका मेन रीजन था। अब अगला केस देखो, अलग अलग लोग यूनाइट हो रहे हैं, तो अगला ऐसा आदमी कौन है, ऐसा देश कौन है जिसको ऐसा लगता है, इटली। इटली को लगता है हमारे पास भी ये सब होना चाहिए, तो इटली पहले ऐसा दिखता था। ये देखो ग्रीन कलर और पिंक कलर, पर्पल कलर, ये सब अलग अलग रीजन्स दिख रहे हैं, यानी कि सब डिवाइडेड हैं। बट यूनिफिकेशन के बाद इटली दिखने लगता है ऐसा, पूरा का पूरा एक में। कैसा होता है ये यूनिफिकेशन, आओ देखते हैं। तो इटली में प्रॉब्लम क्या है यार, इटली एक्चुअली पहले डिवाइडेड था, जो हर चीज़ डिवाइड होती है यूनाइट होने से पहले। डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में, 7 स्टेट्स थे, और उसमें से सिर्फ एक स्टेट ऐसा था जो इटालियन प्रिंस हाउस से रूल किया जा रहा था, जहाँ पे इटालियन राजा था। सिर्फ एक, 7 में से सिर्फ एक, और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब वो एक स्टेट कौन सा था, इंपॉर्टेंट नाम है सार्डिनिया पाइडमोंट। कभी भी MCQ आए कि विच वॉज द ओनली स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, नाम सार्डिनिया पाइडमोंट, SP। अगली प्रॉब्लम ये कि अलग अलग रीजन अलग अलग लोगों के कंट्रोल में था, जैसे कि नॉर्थ था ऑस्ट्रियन हाउस के कंट्रोल में, सेंटर था पोप के कंट्रोल में, और साउथ था बोर्बन किंग्स के कंट्रोल में। बोर्बन किंग्स कहाँ के, स्पेन के। तो अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे थे, यही सब थी यहाँ की प्रॉब्लम। ये बात हो गई प्रॉब्लम की। अब सॉल्यूशन कैसे आता है, कौन कौन हेल्प करता है। देखो 3 हीरो सामने आते हैं, गुस्सेप्पे मजिन्नी जिसके बारे में हम सब ने देखा है जिस मिमोनिक से, दूसरा यहाँ के CM चीफ मिनिस्टर काउंट डी कैवर, और तीसरा हीरो हमारा यहाँ का रहता है गुस्सेप्पे गरीबल्दी। तो और देखते हैं कि कैसे ये 3 मिलके इटली की यूनिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम सबको पता है कि वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पाइडमोंट है, इटालियन रूलर के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो अब वो सारी जिम्मेदारी कि उससे इटली बनाया जाए पूरा यूनाइट करके, ये जो भी स्टेट्स हैं, सारी जिम्मेदारी किस पे आती है, सिर्फ वही एक स्टेट पे, सार्डिनिया पाइडमोंट, जिसके रूलर कौन थे रूलर, किंग विक्टर इमैनुअल 2। तो किंग विक्टर इमैनुअल 2 का भी यहाँ पे काफ़ी रोल रहेगा। हम करते हैं प्रबंध। कैसे, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि गुस्सेप्पे मजिन्नी वहाँ पर बनाता है यंग इटली, एक सीक्रेट सोसाइटी, हम सबको पता है। तो मजिन्नी कैसे हेल्प करता है, यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी बनाकर और कई रिवॉल्यूशंस करके। दूसरा पॉइंट, चीफ मिनिस्टर कैवर, काउंट डी कैवर जो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो दिमाग लगाते हैं, फ्रांस के साथ दोस्ती करते हैं, और फ्रांस के साथ दोस्ती करके ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा देते हैं 1859 में। तीसरा पॉइंट, जो गरीबल्दी था ना, गुस्सेप्पे गरीबल्दी, ये क्या करता है, ये आर्म्ड वॉलंटियर्स की हेल्प लेता है, यानी कि अपनी खुद की एक सेना बनाता है और घुस जाता है साउथ इटली में और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज में। यहाँ पर मचा देता है बवाल और यहाँ पर हरा देता है लोगों को, और हराने के बाद वहाँ के जो लोकल पीसेंट्स थे उनका भी सपोर्ट ले लेता है, उनको भी अपने साइड कर लेता है। इसके पीछे ट्विस्ट है कि कैसे साथ लेता है ये भी आगे पता चलेगा। तो वो पीसेंट्स भी इसके साइड रहते हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट। और अगला पॉइंट यही कि ये सब के बाद विक्टर इमैनुअल 2 जो कहाँ के किंग थे, सार्डिनिया पाइडमोंट के, उनको बना दिया जाता है अब यूनाइटेड इटली का किंग। हो जाता है इटली का यूनिफिकेशन।
अब देखो जानते हैं कि क्यों पीसेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है। एक्चुअली गरीबल्दी उन्हें बताता है एक टर्म कि इटालिया 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 कि हम इटालिया बनाएंगे, यानी कि एक यूनाइटेड इटली बनाएंगे। बट वहाँ के पीसेंट्स को सुनाई देता है ला तैलिया, और उन्हें लगता है कि ये यहाँ के किंग विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है। और औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। औरत के चक्कर में वो सब उसका सपोर्ट कर देते हैं और बन जाता है इटली, यूनाइटेड इटली। तो हमने फ्रांस देखा, जर्मनी देखा, इटली देखा, अब क्या देखेंगे? अब देखने वाले हैं ब्रिटेन का केस। ब्रिटेन का केस यहाँ पर यार काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि ब्रिटेन कभी भी युद्ध के लिए जाना नहीं गया। हमेशा वो जानता था कि दिमाग से कैसे लड़ाई जीतते हैं, डिवाइड एंड रूल एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो अब क्या होता है यहाँ पे, आओ देखते हैं बैकग्राउंड की ब्रिटेन कैसा था। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रिटेन नाम का कोई एरिया या कोई देश या कोई लैंड था ही नहीं। वहाँ पर कुछ आइलैंड्स थे जहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, एथनिक लोग। एथनिक का मतलब क्या होता है? जो एक कॉमन रेशियल, ट्राइबल या कल्चरल ओरिजिन्स रहें और एक कॉमन चीज़ अपने आप में शेयर करें, एक कॉमन ट्रेडिशन शेयर करें। ये डेफिनेशन है एथनिक की। तो वो जो आइलैंड्स थे ना, वहाँ पर एथनिक लोग रहते थे अलग अलग। कैसे? कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, इरिश, ये सब अलग अलग लोग रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोग ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लिश एज अ नेशन ग्रो होने लग गया। किस में? वेल्थ में, इंपॉर्टेंस में, पावर में। उसने कुछ ट्रेड्स की होंगी, कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस किया होगा इंटरनेशनल लेवल पे कि वो बाकी के आइलैंड्स पे धीरे धीरे कब्जा करने लगा, अपनी काफ़ी पावर दिखाने लग गया। तो और इंग्लिश पार्लियामेंट में, जो वहाँ का पार्लियामेंट था, उन लोगों का, एथनिक लोग थे जो, उनका जो पार्लियामेंट था वहाँ से पावर हटा देता है। कहता है कि इंग्लिश पार्लियामेंट से पावर हटेगा और मोनार्की आएगी। वहाँ पर आती है मोनार्की 1688 में। रिवाइज करते हैं एक बार। पहला पॉइंट ये, वहाँ पे तुम्हें ये लिखना है कि द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, यानी कि वहाँ के आइलैंड्स थे, वो लोग एथनिक लोग थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, इरिश। और धीरे धीरे से इंग्लिश की ग्रोथ होने लगी एज अ नेशन। कैसे? वेल्थ में, इंपॉर्टेंस में, पावर में। तीसरा पॉइंट कि इंग्लिश पार्लियामेंट में से वहाँ हटा के पार्लियामेंट वहाँ पे ला दिया गया मोनार्की 1688 में। फोर्थ पॉइंट, एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं ये लोग। किसके साथ? स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है, जिसको मिला के बनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि अब स्कॉटलैंड भी इनके अंदर आएगा। अगला पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये कि आयरलैंड में एक प्रॉब्लम थी। तो आयरलैंड को कैसे कब्जा किया? ये ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, ये हमेशा प्रॉब्लम ढूंढते थे और वहीं पे पार करते थे। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम आयरलैंड में थी कि वहाँ पर दो लोग में डिवाइड होकर लोग रहते थे, एक कैथोलिक्स यानी कि अमीर चर्च वाले लोग, और एक प्रोटेस्टेंट्स, थोड़े से गरीब लोग। तो इन दोनों में लड़ाई चलती थी। तो इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, उनको दिखाया कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और धीरे धीरे से अपना ही कब्जा जमाने लग गए। रिवॉल्ट करने के लिए एक लोग आए थे उधर से, उस साइड से, आयरलैंड के साइड से, वोल्फटोन नाम था, बट वो हार जाते हैं और एट दी एंड 1801 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर आ जाता है क्या? आयरलैंड भी। तो इस तरह से ये सब कुछ अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते 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 चालाकी से, बिना ज़्यादा वॉर्स के, बन जाता है द ग्रेट ब्रिटेन। कब? 1801 में। और फिर इनका खुद का होता है अपना ब्रिटिश फ्लैग, जिसका नाम यूनियन जैक था, नेशनल एंथम जिसका नाम गॉड सेव आवर नोबल किंग था, और इंग्लिश लैंग्वेज को सब जगह प्रमोट करते हैं। और जितनी भी छोटी छोटी लैंग्वेज लोग बोल रहे थे, वो सब जगह सब लैंग्वेज को बैरियर लगा के, सब पे वो लगा के रोक, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को ही सब जगह प्रमोट करते हैं। ये एक इमेज मिलेगी तुम्हें एनसीईआरटी में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। हो क्या रहा है? देखो, जो नीचे बैठ के आदमी जूता पहना रहा है, ये है हमारा इटली का हीरो गुसेप्पे गरिबल्दी, और जो जूता पहन रहा है इटली नाम का, वो है वहाँ का किंग विक्टर इमैनुअल II। ये दिखा रहा है कि विक्टर इमैनुअल II की हेल्प की थी इटली बनाने में किसने? गुसेप्पे गरिबल्दी ने। तो ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे कैरिकेचर्स आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है अपना टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसपे हम देखेंगे एलेगरी वगैरह, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं टॉपिक 3 और टॉपिक 4 से। जो क्या क्या था? टॉपिक 3 था एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन वाले से क्या क्या सकता है क्वेश्चन कि पहला रिवॉल्यूशन क्या था? तो जुलाई रिवॉल्यूशन था, जिसमें क्या होता है? जिसमें नेदरलैंड से ब्रेक हो जाता है कौन? बेल्जियम। होता क्या था इसमें यार? इसमें वही हुआ था जब मिडिल क्लास वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लुइस फिलिप को लाके रख देते हैं।
फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीक वॉर और इंडिपेंडेंस को पूरा बताओ 3 पॉइंट में। तो वहाँ पर बता देना कि पहले ओटोमन एम्पायर था, फिर उसके बाद उसको हटाया गया और फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई 1832 में, जिससे बन गया इंडिपेंडेंट ग्रीस। फिर अगर रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन आए तो वहाँ पर अपने रोमांटिक्स मत लिखना, जो डेफिनेशन है वही लिखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट पे लिखना होगा क्वेश्चन। तो हंगर हार्डशिप में क्या था, पॉपुलेशन बढ़ती है जिसके वजह से लोग माइग्रेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, उस बार हार्वेस्ट भी अच्छी नहीं होती है, भूखमरी आ जाती है और फाइनली वहाँ के किंग लुइस फिलिप को भागना पड़ जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था, वो क्या इंसिडेंट था। तो पूरा इंसिडेंट लिखना होगा कि कैसे जर्मन के लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, 831 लोग की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाई, वहाँ पर गए, एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया कि ये लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करवाइए, बट किंग विल्हेल्म फोर ने लात मार के बाहर निकाल दिया सबको। अब जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें डिटेल में लिखना होगा कि कैसे जर्मनी बना, पूरा वहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से, जहाँ से वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओट्टो वॉन बिस्मार्क प्लानिंग करते हैं किसके साथ, प्रशिया की आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ। इटली का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से स्टार्ट करोगे आंसर अपना, जब गुसेप्पे मजिनी सीक्रेट सोसाइटी से हेल्प करता है, किंग विक्टर इमैनुअल, सिर्फ सार्डिनिया पॉइडमोंट सिर्फ एक स्टेट रहता है साथ में से जिसके किंग वो रहते हैं, काउंट डी कैवर का क्या रोल था, मजिनी का, गरीबल्दी का, इन सब का क्या रोल था, बस ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रिटेन के केस में अभी मैंने रिसेंट बताया तो वो पूरे 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक अपना, विजुअलाइजिंग द नेशन, कि नेशन को विजुअलाइज करना, अगर देश से प्यार करना है उसको विजुअलाइज कर सकें हम, कभी बैंडेज में, कभी बैचेस में, कभी ब्रोच में, तो कभी इमेजेस में, कभी मूर्तियों में, वही था क्या, विजुअलाइज कराना। कैसे विजुअलाइज करते थे उस टाइम पे, एलेगरी के फॉर्म में। एलेगरी क्या है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट एरिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू एन पर्सन और अ थिंग, यानी कि जब एक एब्स्ट्रैक्ट एरिया, एक नेशन तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है कि हम सब हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तो है नहीं, एक आइडिया है कि हाँ हम सब एक नेशन के हैं, उसको किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना जिसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग भी होता हो। जैसे कि फ्रांस की सिंबॉलिक मीनिंग का उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि एलेगोरी का क्या नाम था, फ्रांस के एलेगोरी का नाम था क्रिस्टेंड मेरियन्ने, और यहाँ पर एक इमेज भी तुम्हें दिख जाएगी जिसका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता था, आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, कि ये हमारा देश है, जहाँ पर क्या क्या था, रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेड। और जर्मनी में जो एलेगरी थी, ये देखो सामने, ये ऐसा झंडा लेकर जो खड़ी है और माथे पर पहनी है ओक लीव्स। ओक लीव्स किस चीज़ का सिंबल था, हीरोइज्म का, और इसका नाम क्या था, जर्मेनिया, दी जर्मेनिया। और ये है तुम्हारे पास एक टेबल की मीनिंग ऑफ सिंबल, क्या क्या मीनिंग है। ब्रोकन चेन का मतलब बिंग फ्रीड, ये कभी कभी मैथ्स दी कॉलम आता है तो एक बार ये पढ़ लेना कि क्या मीनिंग है। जैसे कि ओक लीव्स का मतलब है हीरोइज्म, और रेज ऑफ राइजिंग सन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। जो सारे चीज़ें यहाँ पर तुम्हें इस इमेज में दिख रहे हैं। एक और इमेज आती है यहाँ पर फॉलन जर्मेनिया की, ये 1850 का है जब जर्मेनिया गिर गई थी, तो वहाँ पर क्या लिखा है, फॉलन जर्मेनिया। अगला एक इमेज और है जब जर्मेनिया राइन को गार्ड कर रही होती है। एक इमेज और है यार जो हमने पहले देखा था चैप्टर के स्टार्ट में, क्या नाम है इस इमेज का, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ये है नाम। बट इसके पहले जानो कि ये पेंटिंग में तुम जो कुछ भी देख रहे हो ये सब हमारे पेंटर फ्रेडरिक सोरियू का क्या है, यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन क्या होता है, एक ऐसी सोच, ऐसा विजन जो उस टाइम पे लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, वो इतना ज़्यादा अच्छा हो कि लगे हो ही नहीं सकता। जैसे आज के टाइम पे हम इमेजिन करें कि हर जगह से गरीबी मिट जाए, सब लोग अमीर हैं, सबके पास पैसा है, सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो ये क्या है, ये अच्छा तो है बट ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि ये असलियत में हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं यूटोपियन। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी यूटोपियन की, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, वो इतनी आइडियल है दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, कि एक्चुअली एग्जिस्ट करना ही काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो यहाँ पर क्या ऐसा दिखाया है फ्रेडरिक सोरियू ने, जो उस टाइम पे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था, बहुत मुश्किल था। देखो ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन में उतनी दूर तक, ये भीड़ में देखो कुछ सब लोग अपना एक ग्रुप बना के अलग अलग फ्लैग पकड़े हुए हैं, फ्लैग ये है, ये तो ये जो अलग अलग फ्लैग्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अलग अलग रिपब्लिक्स हैं। रिपब्लिक्स का मतलब क्या होता है यार, बताया मैंने भी पहले वीडियो में कि रिपब्लिक का मतलब एक ऐसा नेशन जहां पर लोग वोट करके गवर्नमेंट चूज करते हैं। रिपब्लिक होता है जहां पीपल की बात मानी जाती है, लोगों की। क्या उस टाइम पर ऐसा कुछ था, क्या उस टाइम पर अलग अलग नेशंस थे कि फ्रांस एक अलग है, जर्मनी अलग है, ब्रिटेन अलग है? नहीं, ये कब की पेंटिंग है, 1848।
अभी हम सब ने डिस्कस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कैसे अभी हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं पूरे चैप्टर में कि कैसे छोटे-छोटे में बटा हुआ था डायनेस्टी, फिर कैसे लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग आई, कैसे हुआ। तो उस टाइम पे ये बिल्कुल एक आइडियल चीज़ थी कि ऐसा हो जाए कि लोग अपना छोटा-छोटा अलग-अलग नेशन बना के रहें और नेशनलिज़्म की फीलिंग रहे सबके पास। जब नेशनलिस्ट की फीलिंग होती है तभी तो एलेगरी होगी। ये जो एलेगरी है, अरे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एलेगरी यानी कि किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने नेशन को। तो लोग ये अलग-अलग जो लाइन खड़ी है ना अलग-अलग कंट्रीज़ की, और सामने है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसने एक हाथ में पकड़ रखा है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और एक हाथ में पकड़ रखा है राइट ऑफ मैन चार्ट्स। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सारे नेशन होमेज देना चाहते हैं। होमेज देना चाहते हैं का मतलब होता है कि सब चाहते हैं कि मेरे नेशन में आए, लिबर्टी मेरे नेशन में आए, फ्रीडम आए। और नीचे जो यहाँ कूड़े में दिख रहा है ये क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट माइंडसेट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट है यार जो बिल्कुल भी पावर पे किसी और का कंट्रोल ना चलने दे, जो मर्जी आए वो करे। अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स, कोई छूट कोई दया ना हो ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। जो पावर हो उस पर और किसी को भी ना आने दे, वो अपना जो मर्जी वो करे पावर के साथ। तो एब्सोल्यूटिस्ट माइंडसेट जो था, जो पहले लोग मोनार्की थे, तो वो सारी सोच को कूड़े में दिखाया गया है। और सब के सब क्या चाहते हैं? सब के सब किसको चाहते हैं कि मेरे पास आए? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, लिबर्टी चाहते हैं। और ऊपर आसमान में दिखाया गया है भगवान की, सारे अलग-अलग एंजल्स और भगवान ऊपर खड़े हुए हैं। तो इस पेंटिंग में दिखाया गया है यार एक यूटोपियन विजन की सब नेशन एकदम रिपब्लिक बन के रह रहे हैं। एक लाइन में तुम्हें लिखना होगा तो ये लिखोगे कि दिस पेंटिंग डिपेक्ट्स द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू इन विच डिफरेंट नेशंस आर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब नेशन क्या है, इस पे एक अगला पैराग्राफ अर्श रिनान ने दिया हुआ है कि नेशन क्या होता है। तो नेशन यार एक ऐसी जगह रहेगी, एक ऐसा लैंड रहेगा जहाँ की सेम हिस्ट्री हो, जहाँ का सेम लैंग्वेज हो, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका सेम ट्रेडिशन और कल्चर हो, और वहाँ पर डेली प्लेबिसाइट हो। प्लेबिसाइट क्या होता है? ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का वर्ड है, देखो। अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। क्या मतलब? कि नेशन में हमेशा प्लेबिसाइट फॉलो होना चाहिए, कि लोगों से हमेशा पूछना चाहिए, वोट करने का एक राइट होना चाहिए लोगों के पास, जिससे वो वोट करके बता सकें, एक्सेप्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें कोई प्रपोजल। जब भी कोई रूल पास किया जाए तो लोगों के पास ये हक होना चाहिए, वहीं कहलाएगा एक नेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना वो था बैटल ऑफ वाटरलू, जो 1815 में नेपोलियन भाई साहब हार जाते हैं और उसके बाद उनका सारा कंट्रोल हट जाता है। बट उसके पहले एक इमेज ये जो है ना एनसीईआरटी में, ये इमेज दिखा रही है क्या? और देखते हैं। ये उस टाइम की इमेज है जब नेपोलियन हार जाता है। कौन सी वॉर, कौन सा बैटल? बैटल ऑफ लिप्जिंग इन 1813 में। तो एक एमसीक्यू हो सकता है कि इसमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, कौन है? तो दिखाना ये है कि ये जो पोस्टमैन दिखाया गया है यहाँ पर, इसकी जो चिट्ठियाँ ऐसे उड़ जा रही ना, ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये नेपोलियन है। और हारने के बाद, कौन से बैटल हारने के बाद? बैटल ऑफ लिप्जिंग इन 1813। हारने के बाद उसके जितने भी टेरिटरीज थे, जहाँ उसका कब्जा था, वो सब अब उड़ते जा रहे हैं। वो सब अब टेरिटरीज में जितना इसका कंट्रोल था, वो सारा कंट्रोल अब हटता जा रहा है। यही रिप्रेजेंट करती है ये इमेज। तो टॉपिक 5th होता है खत्म, यानी कि अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो हमने समझा काफ़ी डिटेल में। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है एम्पायर बिल्डिंग आइडियोलॉजी, कि हम अपना एम्पायर बनाएंगे। देखो यार, लोग तो अब यहाँ पर फ्रीडम पा चुके थे, ब्रिटेन भी अपना हो चुका था, यूनाइट, जर्मनी उधर, इटली उधर, फ्रांस उधर। बट अब सबके दिमाग में घुस गई थी एक चीज़, इम्पीरियलिज्म, कि हम और ज़्यादा एक्सपेंड करें, और ज़्यादा टेरिटरीज को अपने अंदर लें। और ये बिल्कुल उड़ता तीर अपने अंदर लेने जैसा था, क्योंकि इसको करने के लिए करना होगा युद्ध, वॉर। और वॉर कहीं भी हो तो बवाल ही मचता है। तो ये बवाल शुरू कहाँ से होता है यार? देखो, सब जगह तो लगभग मैटर सॉल्व हो चुका था, बट एक एरिया था यूरोप में 1871 के बाद वाले टाइम में, जिसका नाम था बाल्कन्स। और इस एरिया में भी ब्रिटेन की तरह काफ़ी ज़्यादा एथनिक वेरिएशंस थी। अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के लोग, जो खुद को क्या कहते थे? स्लैव्स। जो कैसे नाम से जाने जाते थे? स्लैव्स। अब जो बाल्कन का एरिया था, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, कुछ एरिया से कंट्रोल था किसका इसके ऊपर? ओटोमन एम्पायर। वो जो मुस्लिम एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर इस पर कंट्रोल रखता था। बट ओटोमन एम्पायर हम सबको पता है हार जाता है। तो जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर टूटता जाता है, तो जब जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, अगर मान लो तुम्हारे क्लास का मॉनिटर क्लास को कंट्रोल कर रहा है, अगर वही टूट जाए, वही भगा दिया जाए, तो क्या होगा? क्लास के लौंडे हरामीगिरी चालू कर देंगे, मारा पेटी कर देंगे। तो वही होता है
जो यहाँ पर लौंडे थे, कौन थे वो? बाल्कन्स के जो स्टेट्स थे, बाल्कन्स के जो कंट्रीज थी, वो आपस में एक्सप्लोजिव हो जाती है, आपस में युद्ध चालू कर देती है। और जब युद्ध हो रहा है तो दिमाग लगाती हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इसको देख रही होती हैं युद्ध ध्यान से। युद्ध में क्या होता है, जितनी भी ये कंट्रीज़ थी ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाती हैं। जो एथनिक वेरिएशन थी छोटी छोटी, तो ये सब छोटे छोटे लौंडे अपने आप को इंडिपेंडेंट बता देते हैं कि अब मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन हूँ। और खुद को बताते हैं कि हम सब पहले हिस्ट्री में पहले हम सब इंडिपेंडेंट ही थे, बट हमें किसी तरीके से कब्जा कर लिया गया था और हम देखो फिर से वापस इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसा बता के वो लोगों को खुश कर देते थे, अपने यहाँ के लोगों को, और नेशनलिस्ट फीलिंग फैलाते थे। रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट कि बाल्कन्स रीजन जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा एथनिक वेरिएशन थी 1871 के टाइम पे। फिर दूसरा पॉइंट, यहाँ के लोग किस नाम से जाने जाते थे? स्लैव्स नाम से। तीसरा पॉइंट, ओटोमन एम्पायर इसके काफ़ी ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल करता था। चौथा पॉइंट, ओटोमन एम्पायर जब टूट जाता है तो ये लोग खुद में युद्ध करने लग जाते हैं। और पांचवा पॉइंट, युद्ध का रिजल्ट ये कि ये सारे एथनिक जो रीजन्स थे ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट बता देते हैं। अब ये तो हो जाता है यहाँ पर बाल्कन की स्टोरी, बट अभी ये ख़त्म नहीं होती है। जब एक दूसरे को ये इंडिपेंडेंट बता रहे थे तो इसमें अपना फ़ायदा देखने के लिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब इनका साथ देने लग जाती हैं। किस लिए? वो सोचती हैं कि इनका साथ दे के इनको बेवकूफ़ बना के मैं खुद और पावर लूँ और टेरिटरीज अपने कब्जे में लूँ, छोटी छोटी 3-4 कंट्रीज़। इस चक्कर में ये सब आपस में ही लड़ जाते हैं और कर देते हैं वर्ल्ड वॉर 1। बट थैंक गॉड हमें वो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बाल्कन्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 क्यों होता है, तो पूरा लिख देना कि कैसे वहाँ पर छोटे छोटे कंट्रीज थी आपस में लड़ जाती हैं। लड़ने में जब ये बड़ी कंट्रीज देखती हैं तो ये भी इंटरफेयर करती हैं और इवेंचुअली बड़े लोग में ही आपस में लड़ाई हो जाती है। अगली चीज़, नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। हाउ? मतलब कि नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ मिल जाए तो वहाँ पर डिजास्टर हो गया था यूरोप में। क्यों हुआ हम सबको पता है, यही पूरा बाल्कन की चीज़ तुम्हें लिखनी होगी। बाल्कन वाले पॉइंट से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो 5 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। फिर से देख लो यार, बाल्कन में छोटे छोटे स्टेट्स थे, आपस में लड़ते थे, आपस में एक दूसरे को स्लैव्स बोलते थे वहाँ के लोगों को। ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, ओटोमन एम्पायर कंट्रोल हट जाता है तो क्या होता है, आपस में लोग लड़ेंगे ही, लड़ते हैं और खुद को इंडिपेंडेंट बता देते हैं। अब यही इंडिपेंडेंट छोटे छोटे नेशन को देखकर बड़ी पावर्स आ जाती हैं बीच में अपना कब्जा जमाने के लिए और आपस में ही लड़ जाती हैं। तो नेशनलिज्म जब तक था तब तक ठीक था, एक देशभक्ति थी तब तक ठीक थी, लेकिन जब वो देशभक्ति इंपीरियलिज्म आ जाए उसमें कि और लोगों को मैं कब्जा करूंगा, तब डिजास्टर होना ही होना है। ये था ये पूरा चैप्टर का मैसेज और से ये पूरे चैप्टर का मुराल। और एंड में तुम्हें ये मैप दिखता है जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने कैसे धीरे धीरे सब जगह बेवकूफ़ बना के लोगों को कब्जा किया। और होता है ये चैप्टर, लंबा चैप्टर, खत्म। और लास्ट के 2 टॉपिक से, विजुअलाइजिंग द नेशन और ये यहाँ पे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाले टॉपिक से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहला कि विजुअलाइज क्यों करना होता है नेशन को। क्यों? क्योंकि ताकि हम सब एक दूसरे में एक नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड कर पाएँ, एक विजुअलाइजेशन ला पाएँ, पर्सोनिफाई कर पाएँ उस चीज़ को कि हाँ एक नेशन है जिसके लिए हम सबको साथ रहना है। और वो किस फॉर्म में होता था? कॉइन्स में, स्टैम्प्स में, एलेगरीज में, मूर्तियों में, हर जगह पर। जैसे ये इमेज एक स्टैम्प की है, तो ये सब था। नाम सबका याद कर लेना। फ्रांस का नाम क्या था? मैरियन्ने। और जर्मनी वाली एलेगरी का नाम क्या था? जर्मेनिया। और ये सारे सिंबल्स जो ये मैच द कॉलम था, ये सारे सिंबल्स की मीनिंग है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म से पक्का क्वेश्चन आ सकता है यही बाल्कन्स पे, अलग अलग तरीके से कि कैसे बाल्कन में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो। दूसरा पैटर्न कि बाल्कन कैसे वर्ल्ड वॉर 1 करवा देता है वो। और तीसरा कि कैसे अगर नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ मिल जाए तो डिजास्टर हो सकता है जो यूरोप में हुआ। ये पूरा ये 3-4 क्वेश्चन का सेम आंसर रहेगा, बाल्कन वाला पूरा का पूरा 5 पॉइंट। अब तुम किसी के साथ डेट पे गए हो या नहीं ये नहीं पता, बट जो डेट्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगी कि नेपोलियन कब इन्वेड करता है इटली में, 1797। फिर नेपोलियन कब हार जाता है, तो वो क्या था, 1815 या 1814-15। कब? बैटल ऑफ वाटरलू में। फिर एक इंपॉर्टेंट यार जो ट्रीटी साइन होती है ना, ट्रीटी ऑफ विना। ट्रीटी ऑफ विना में क्या हुआ था, नेपोलियन को ही तो हरा के वो लोग साइन करते हैं आपस में, वो कब हुई थी, 1815 में। और याद करो जब नेपोलियन आया था तो एक नेपोलियन कोड आया था जिसमें कुछ कुछ रूल्स थे, तो वो कोड कब आया था, 1804 में। फिर
नीचे की कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रीक स्ट्रगल कब हुई थी। ग्रीक स्ट्रगल, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ओटोमन एम्पायर खिलाफ लड़ाई हुई थी, वो हुई थी 1821 में, याद रखना 1821। और फिर जब ग्रीक इंडिपेंडेंस कैसे मिला ग्रीस को, कौन से ट्रीटी से, जैसे उन्होंने बी प्राक कंट्रीज ने हरा दिया था नेपोलियन को ट्रीटी ऑफ विना में, वह कब हुआ 1815 में। फिर ग्रीस में कैसे इंडिपेंडेंस आई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल से, जो कब हुआ था 1832 में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 1832। देन नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, जैसे कि कब कब किसको किसको मिला यूनिफिकेशन या फिर आज़ादी, और कब कब कौन कौन बना किंग। जैसे 1871 में किंग केसर विलियम वन बने जर्मनी के किंग। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल टू बने इटली के किंग। और देन लास्ट में ब्रिटेन वाले केस में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। 1777 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था, याद रखो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था, किसके बीच, यूनाइटेड किंगडम और स्कॉटलैंड के बीच। देन उसके बाद ब्रिटेन ने आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया 1801 में। जो ज्यादा बार नहीं आता है बट हर बार पूछा जाता है कि कब वो फ्रेडरिक सॉयलू ने पेंटिंग या प्रिंट बनाया था, तो था 1848 में। और सेम ईयर 1848 में हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मार्च। एंड देन 1905 लास्ट 1905 में स्लेव नेशंस यानी कि बाल्कन रीजन्स ने छेड़ दिया था युद्ध ओटोमन एम्पायर से। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ में मिल जाएंगे और एमसीक्यूज हमारी वेबसाइट पे क्विज फॉर्म में मिलेंगे। काफी एंटरटेनिंग क्विज है यार, एक बार उसको अटेम्प्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी क्विज की। और जाते जाते यार काफ़ी मेहनत लगती है एनिमेटेड वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ डोनेट करके हेल्प करना अगर कर पाओ, और नहीं कर पाओ तो शेयर करके हेल्प करना। ये वीडियो सब में फैला देना, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अब तुमसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और फिर क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।